पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क का हुक्मरान मुंतखब करने का तरीका बड़ा अनोखा था। वहां की अवाम ना हर साल के पहले दिन अपना बादशाह बदल लेते थे और साल के आखिरी दिन जो भी सबसे पहले मुल्क की जो हुदूद में दाखिल होता तो उससे नया बादशाह मुंतखब कर लेते और मौजूदा बादशाह को अजनबी इलाके यानी एक ऐसी जगह पे छोड़ आते जहां सिर्फ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर होते और खाने पीने के लिए कुछ भी ना होता। अगर वो सांप और बिच्छुओं से किसी ना किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो फिर भूख प्यास से मर जाता। कितने ही बादशाह ऐसे ही एक साल की बादशाहत के बाद उस इलाके में मर खप गए। लेकिन इस दफा शहर में दाखिल होने वाला जो नौजवान है ना, वो किसी दूर दराज के इलाके का लग रहा था। सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी, उसे बताया कि आपको इस मुल्क का बादशाह मुंतखब कर लिया गया है ना, अजीब बात। अच्छा, उसे बड़े एजाज के साथ महल में ले गए। वो हैरान भी हुआ और साथ साथ खुश भी कि अच्छा आते बादशाह बन गया। तख्त पर बैठते उसने पूछा कि मुझसे पहले वाला बादशाह कहाँ गया। तो दरबारियों ने उसे उस मुल्क का कानून बताया कि हर बादशाह को साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसकी जगह नया बादशाह चुन लिया जाता है। अब ये सुनते ही जो नया बादशाह है ना, वो एक मरतबा तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर जाओ जहां तुम बादशाह को छोड़ कर आते हो। अच्छा, दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और बादशाह सलामत को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। बादशाह ने अच्छी तरह से उस जगह का जायजा लिया, वापस आया। अगले दिन उसने सबसे पहला हुक्म यह दिया कि महल से इलाका गैर तक एक सरसब्ज व शादाब रास्ता बनाया जाए। उस जगह के बीचों बीच एक ऐसी रिहाइश तामीर की जाए जिसमें हर किस्म की सहूलत मौजूद हो। उसके इर्द गिर्द खूबसूरत बाग लगाए जाएं। अच्छा, बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ, तामीर शुरू हुई और कुछ ही अरसे में सड़क और महल वगैरह बनकर तैयार हो गए। अच्छा, एक साल पूरे होते ही बादशाह ने दरबारियों से कहा कि अपनी रस्म पूरी करो, मुझे वहां छोड़कर आओ जहां मुझसे पहले वाले बादशाहों को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, इस साल से ये रस्म खत्म होगी क्योंकि हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया। अब लोग कहने लगे कि वहां तो हम उन बेवकूफ बादशाहों को छोड़कर आते थे जो एक साल की बादशाही के मजे में बाकी जिंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई इंतजाम नहीं करते थे, लेकिन आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि आने वाले वक्त का ख्याल रखा, उम्दा बंदोबस्त फरमा लिया और हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हम पर हुकूमत करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब नाज़रीन, आपको बताऊं ये मुल्क का नाम पता है क्या है? दुनिया। इस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है और वो जो नया बादशाह ना, मैं और आप हैं और इलाका गैर हमारी अगली जिंदगी यानी कब्र। अब आप खुद फैसला करें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक ऐसी जगह पर छोड़कर आ जाएंगे तो क्या हमने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वहां अपना महल बागात तैयार कर लिए हैं या बेवकूफ़ बनकर इसी चंद दिन की ज़िंदगी की मज़ों में लगकर अगली मंजिल को भुला दिए। अब ज़रा सोचिए कि आज हमारे पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर पछताने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इंसान के हकूक़ को बिला तफरीक तस्लीम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का फैसला 10 दिसंबर 1948 में किया था। अच्छा नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का जो चार्टर है वो ये कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादियों के हवाले से कोई मजहबी, नस्ली या जिनसी इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जा सकता। हर इंसान आज़ाद और खुद मुख्तार है, सबकी इज़्ज़त नफ्स मसावी है, एक इंसान दूसरे को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है और कोई इंसान किसी दूसरे के हकूक़ सलब नहीं कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह की बातें की जाती हैं जी कि जो इंसानी हकूक हैं उनका अलमबरदार बना हुआ, कोई चैंपियन बना हुआ, कोई ये फलां जगह है, ये फलां प्लेटफॉर्म है। आप यकीन जानिए, मैं आसान अल्फाज में बात करना चाहूंगी कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सिर्फ नाम के इदारे बन के रह गए हैं, सिर्फ ये बात करने के लिए, ये स्पीचेस करने के लिए। लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, खासतौर पर कश्मीर की बात की जाए, फलस्तीन की बात की जाए, तो प्रैक्टिकली तो फिर कुछ देखने को नहीं मिलता। मजालिम का सिलसिला बंद नहीं किया जाता। सब कुछ देख भी रहे हैं लेकिन अंधे हैं, सब कुछ सुन भी रहे हैं लेकिन बहरे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, गूंगे बने बैठे हैं, कर भी सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्या वजह है? देखिए डॉक्टर फिजा, ये 1945 में ज़ाहिर है कि यूएनओ के बाद, उसको 3 साल के बाद ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी और मकसद ये था कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन उनके हकूक का ख्याल किया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, बात यह कि लेकिन उसके बाद से अब आपके सामने मिसालें हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन देख लें या यूएस वॉच टॉक देख लें, यूरोपियन यूनियन के आप ह्यूमन राइट देख लें या ह्यूमन राइट वॉच टॉक्स देख लें, एवरीबॉडी हैज बिकम अ टूल ऑफ बिग पावर्स। उनकी 4-5 मुल्क जो है यूरोप के और अमेरिका के, वो अपनी मर्जी के उनके से काम करवाते हैं। फिर आपके सामने
इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनते हैं। फ्रांस में जो हिजाब लेके लड़कियां गुजरती हैं उनके जबरदस्ती नकाब उतार दिए जाते हैं, ये भी आपने देखा है। उसके बाद जब 20 से 30 साल अमेरिका अफगानिस्तान में क्या करता रहा, कौन सी ह्यूमन राइट्स उन्होंने की, कौन से बच्चों को तालीम दी, जो जुल्म वहाँ किया, पूरी नस्लें तबाह कर दी, और आज उनकी औरतों और बच्चों की बात करें ह्यूमन राइट्स वाले उनके वहाँ पर वो कर रहे हैं। इस सेकंड इंडिया को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिया को वो अपना जो टूल जो मैंने बात की है वो इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, फिर सीपैक पाकिस्तान के खिलाफ, फिर क्वाड ग्रुप बना लिया, साउथ चीना चाइना सी के खिलाफ कर दिया। जिन ममालिक में इंटरेस्ट हैं वहाँ की वो आंखें बंद कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान, आप मुझे बताएं, बांग्लादेश में 90 साल के जमात इस्लामी के लीडर्स को उन्होंने वहाँ पर सजाए मौत दी है। क्या ह्यूमन राइट्स को किसी ने बात की? पाकिस्तान में एपीएस के बच्चों के जो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उनको जब फांसी की सजा दी गई तो ह्यूमन राइट्स खड़ी हो। ये आप देखेंगे ये कितने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी है? ह्यूमैनिटी मीन्स के इंसानियत, नॉट रिलीजन। ये हम नहीं करते। अरब पहले आपने अगर याद हो, लीग ऑफ नेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो नाकाम हुई, थर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर आपने यूनाइटेड नेशन बना लिया। अब वही कुछ हो रहा है। इराक की बात करें, लीबिया की बात करें, सीरिया करें, और भी जिस तरह भारत ने हाल ही में ये जो इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन है खुरम परवेज, उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था। और उसके बाद कौम मुत्तहिदा ने सिर्फ एक बयान जारी किया कि जी कश्मीरी इंसानी हकूक के कारकुन को रिहा किया जाए, और उसके बाद कौम मुत्तहिदा का काम खत्म। हमारी पंजाबी में कहा जाता है, अगर आप पंजाबी समझते हैं, वो कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। ये तो वही बात हो गई, गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना असल पंजाबी ये है। हाँ, तो मिट्टी झाड़ना, जी बिल्कुल। अजब बात ये है, मतलब देखिए ना, ये हाँ, ये वैसे मतलब मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अगर देखी जाए, तकलीफ का आलम है कि ये सिर्फ नाम के इदारे हैं, ये बस बैठ के बयान जारी करने के लिए हैं, मतलब सिर्फ ये स्पीचेस करने के लिए, या सिर्फ मतलब क्या ताले लगा देना फिर ये सिर्फ बनाए गए हैं उनके अपने मकसद के लिए, वो इनके अपने मुफादात के लिए, अपने मुफादात के लिए, जी। अपनी मर्जी के जहां कोई बात होगी, जो मुल्क उनके जेरे साया हैं उनकी कोई बात नहीं करेंगे। चाइना की बात करें, सिंकियांग की बात करें, उसके बाद आपके सामने जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मीट हो रही है, आज शुरू हो गई है, उसमें चाइना को नहीं बुलाया, रशिया को नहीं बुलाया, टर्की को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो डिक्टेटरशिप है और वहां पर जुल्म बढ़ रही तरफ उनको बुला लिया, ताइवान को बुला लिया, चाइना को नहीं बुलाया। तो आप डिवाइड, दुनिया में एक डिवाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अभी वो वक्त गुजर चुका है और हर मुल्क को, आई थिंक पाकिस्तान को आप अपने आप को संभालना है, हमने देखना है कि हमने अपना घर कैसे सीधा करना है, हमने हर हालत में इकोनॉमिक तरक्की कैसे करनी है। व्हेन यू बिकम इस्लामिक मुल्क, आप एक न्यूक्लियर मुल्क, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर आप अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, दुनिया को मना सकेंगे कि जी नाउ पाकिस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये अब हर मुल्क को अपना अपना सोच रहा, नए ब्लॉक इमर्ज कर रहे हैं, नई एनवायरनमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट्स आर डिफरेंट, जिसमें रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया, टर्की, ईरान, देन उसके बाद और कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, इंडोनेशिया बन जाता है, मलेशिया बन जाता है। तो अब आपको, और पाकिस्तान का कितना बड़ा इस बार स्टैंड ले लिया जो उन्होंने कि हमने स्टैंड नहीं करना। आई थिंक ये पहली दफा पाकिस्तान ने एक इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट के तौर पर बिहेव किया। ये आप जरूरत, फिर आपको दुनिया मानेगी। अगर आपको दुनिया समझेगी श्रीलंका है, नेपाल है, दबा दो, अमेरिका जो चाहता है कर लो, फिर आप नहीं कर सकते। सो ये आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। आज के दिन एक अहद करें, ठीक है, कि हम अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए ज़ाहिर कायदे तालीमात भी नहीं कि हमारे लिए तमाम रिलीजन, तमाम मिनॉरिटी, हमारे झंडे में भी व्हाइट फ्लैग किसी को इंडिकेट करता है। तो आई थिंक ये हमें आज के दिन फैसला करना चाहिए। बाकी अब यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, यूएस वॉचडॉग, फॉरगेट इट, ये सिर्फ उनके टूल्स हैं, उनकी मर्जी के लिए काम करते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रिगेड साहब, ये अमेरिका और चीन की जो सर्द जंग है, जिसका जिक्र कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी किया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाला वक्त कितना मुश्किल हो सकता है, कि मतलब मुस्तकबिल में आखिर किस मुल्क का साथ दे, किसका नहीं? देखें जी, बात यह है, वी शुड बी वेरी क्लियर। अमेरिका ने हमारे लिए क्या किया, हमने अमेरिका के लिए क्या किया, अमेरिका ने हमें कहाँ डिच किया। आइए मैं वर्ल्ड बैंक अभी आपके सामने जिस तरीके से शायद रखी है, FATF में हमें डाला हुआ है,
आज आप अमेरिका की मर्जी के मुताबिक उनको बेसिस भी दे दें, उनके मर्जी के अफगानिस्तान में फैसले करें, आज कल आपकी नेक्स्ट मीटिंग में FATF सब निकल जाएंगे, IMF वर्ल्ड बैंक शायद भी कम हो जाएंगी। सो यू हैव टू स्टैंड एज अ नेशन, नाउ इज द टाइम। चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, हम अपने नेबर को देखें कि हमने यहाँ क्या करना है, हमें कौन सपोर्ट करता है, अपने फोकस होकर इकोनॉमिक तरक्की करें। आप जब इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, दुनिया आपके पास खुद आएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, कॉमन इंटरेस्ट होंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे।